कि बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे करनी। जब आप बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक प्रोटेक्टिव बेल भी होती है। नॉर्मली अगर कोई भी एक्यूज पर्सन कहीं किसी और जुरिस्डिक्शन में है और उसको ये डर हो कि वो अरेस्ट हो जाएगा, उसे एफआईए या कोई भी अथॉरिटी या पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर सकती है, या किसी और कंट्री में है पर अपने मुल्क वापस आना चाहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये चेक कैसे करेंगे कि हमने कोर्ट ऑफ सेशन में जाना है बेल के लिए या एरिया मैजिस्ट्रेट के पास जाना है। अगर आपके आर्गुमेंट्स ऑनरेबल जजेस की जजमेंट्स के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगे, तो इंपॉर्टेंट ये है, एक तो उनके पास एक्सपोजर, एक विजन नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंप्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में, पर्सनैलिटी ग्रोथ जो है वो उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई किसी का फोकस नहीं है, ड्राफ्टिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो हम इंशाल्लाह अभी हमारी लेक्चर्स की सीरीज है पूरी, जिसके अंदर हम पूरा क्रिमिनल ट्रायल, सिविल ट्रायल्स और बाकी डिफरेंट जो है वो स्पेशल कोर्ट्स के ट्रायल्स और उनके बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असदुल्लाह हाशमी। आज हमारा टॉपिक है बेल। बहुत सारी डिस्कशंस और बहुत सारे जो हैं वो जर्नल्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि भरी पड़ी हैं लॉ ऑफ बेल के रिगार्डिंग। हाउएवर मेरा जो एक्चुअल आज पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए। अब प्रैक्टिकल एक्सपोजर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास सब्सटैंटिव लॉ जो है, जो कि हमारे पीनल कोड्स हैं, जिनके अंदर पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड हैं किसी भी ऑफेंस के लिए, उनके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसके ऊपर आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रिलाई कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बेल को जो है वो लें, तो बहुत सारे लोग डिफाइन करते हैं जी ठीक है 496 से लेके ऑनवर्ड 497 498 तक जो है वो बेल लाई करती है, और किन किन ऑफेंसेस में बेल हो सकती है वो प्रोवाइडेड है शेड्यूल 2 में सीआरपीसी के। तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे करनी है। जब आप बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है कि वो उसको जो है वो बेल को हेयर कर सकती है। नंबर वन, ये बेल की दो काइंड हैं जो कि नॉर्मली हमारे रोज़मर्रा जो है वो वैसे तो बहुत सारी काइंड्स हैं, लेकिन जो दो इम्पोर्टेंट हैं जो नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर वो इम्प्लीमेंट होती हैं। नंबर वन इज़ प्री अरेस्ट बेल, नंबर टू इज़ पोस्ट अरेस्ट बेल। एक प्रोटेक्टिव बेल भी होती है। नॉर्मली अगर कोई भी अक्यूज पर्सन कहीं किसी और जुरिस्डिक्शन में है और उसको ये डर हो कि वो अरेस्ट हो जाएगा, उसे एफआईए या कोई भी अथॉरिटी या पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर सकती है, या किसी और कंट्री में है पर अपने मुल्क वापस आना चाहता है, तो उसके लिए प्रोटेक्टिव बेल होती है, ट्रांजिटरी बेल जिसे कहते हैं, वो किसी भी जुरिस्डिक्शन से जो है वो ली जा सकती है। पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने ये चेक करना कि किस ऑफेंस की कॉग्निजेंस कौन सा मैजिस्ट्रेट ले सकता है। क्या बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी कॉग्निजेंस एरिया मैजिस्ट्रेट ले सकता है। बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी कॉग्निजेंस डायरेक्ट जो उनकी ट्रायल कोर्ट है वो इज़ बेसिकली कोर्ट ऑफ सेशन है। तो जो ट्रायल कोर्ट होती है, पोस्ट अरेस्ट बेल हमेशा जो ट्रायल कोर्ट होती है उसमें ही सबमिट होती है। सबसे पहले जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनके नॉलेज के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बेल आप ड्राफ्ट करें। बेल ड्राफ्ट करने के साथ-साथ आपके पास जितने आपके ग्राउंड्स हैं, कोशिश करें वैलिड ग्राउंड्स, और ऐसे ग्राउंड्स जो कि नॉर्मली हर एक वो कॉपी पेस्ट ना करें, जो एक्चुअल स्टोरी नरेशन है वो स्टोरी नरेट करें बेल से रिलेटेड के क्या मामला था, इसकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, ही वाज़ एम्प्टी हैंडेड या कोई भी ऐसा मामला कि जो उसको उस ऑफेंस से साइड पे कर दे। यानी ऐसा अगर उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कन्विक्शन की अल्टीमेट, या ऐसे ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें फर्दर इंक्वायरी हो सकती है, या कोई ऐसा डेंट क्रिएट करना होता है कि जिससे आपकी बेल जो है वो हो सकती है। बहुत सारे देयर आर ट्रेमेंडस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट
इन विच इट हैज़ बीन कैटेगोरिकली डिसाइडेड, और कुछ बहुत सारे बेल के रूल्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं कि किन-किन ग्राउंड्स पे आप बेल सीक कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट प्री अरेस्ट बेल हमेशा एक हायर फोरम पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये बात करें कि एक ऑफेंस ट्रायलेबल है बाय मैजिस्ट्रेट, लेकिन अगर प्री अरेस्ट बेल आपने लेनी है तो वो एक हायर फोरम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट ऑफ सेशन में जो है वो आप जाके प्री अरेस्ट बेल सीक कर सकते हैं। अगर पोस्ट अरेस्ट बेल है, अब आजकल जैसे हमारे बहुत सारे स्पेशल लॉज़ हैं, स्पेशल लॉज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशल कोर्ट्स हैं, जिनमें एफआईए कोर्ट्स की अलग हैं, सेंट्रल जो जज होते हैं वो, ट्राइब्यूनल्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, तो जो एटीए के अकॉर्डिंगली वो चलते हैं। तो स्पेशल कोर्ट्स जो होती हैं, वो उनकी जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है, जो ऐसे लोग, ऐसे एक्यूज़्ड जो कि ऐसे ऑफेंस कमिट करते हैं, जो कि हीनियस इन नेचर और जो स्पेशल लॉज़ के अंडर आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, वो भी पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए। प्री अरेस्ट बेल इवन देन आपने हायर फोरम पे कोर्ट ऑफ सेशन में जाना होता है। उसके अलावा अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये चेक कैसे करेंगे कि हमने कोर्ट ऑफ सेशन में जाना है बेल के लिए या पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए, या जो है वो एरिया मैजिस्ट्रेट के पास जाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? तो ये आपको शेड्यूल 2 ऑफ सीआरपीसी 1898 जो है वो बताएगा कि उसका शेड्यूल 2 अगर आप ओपन करेंगे, तो जितने सब्सटैंटिव लॉज़ में के जो वो ऑफेंसेस हैं, उन सब के सामने उन्होंने जो है वो बॉक्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कौन-सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन-सा कंपाउंडेबल है, कौन-सा नहीं, और उसको ट्राई कौन करेगा, उसका ट्रायल कौन लेगा। तो वो आपने वहाँ से चेक कर लेना। और जब वो चेक हो जाए, उसके बाद आपने बेल पिटीशन बनानी है, उसके साथ आपने ग्राउंड्स देने हैं, और कोशिश करें, नॉर्मली लोग बना-बनाया फॉर्मेट बहुत सारे गूगल पे, नेट पे, इधर-उधर बहुत सारी साइट्स पे जो है वो बेल एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। लेकिन बेल एप्लीकेशंस जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो बेसिकली वही एक फॉर्मेट, वही जो आज से 50 साल पहले से चल रहा है, वही अभी तक जो है वो चल रहा है। कोशिश करें, अपनी स्टोरी खुद नरेट करें, जो फैक्ट्स जो एक्यूज्ड को पता हैं, कोशिश ये करें कि कोर्ट में अपीयर होने से पहले, यानी जो आपकी ड्राफ्टिंग होती है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस ड्राफ्टिंग के थ्रू ही आप जज को कन्विंस कर सकते हैं कि क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट थी उस ऑफेंस की अकरेंस में या नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ड्राफ्ट करके सबमिट करवा देते हैं, अगर तो वो ऑफेंस बेलेबल है, तो आपको इवन यू कैन सीक बेल इवन विदाउट सबमिशन ऑफ बेल पिटीशन। जस्ट उसी रिमांड पेपर पे ही आपको जो है वो कोर्ट ऑर्डर कर देगी, मुचलका जो है वो, जिसे बेल बॉन्ड्स कहते हैं, श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह, उसका ऑर्डर कर देगी। यू जस्ट हैव टू सबमिट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, और उसके बाद साथ ही जो है वो आपने मचल के जो है, अब इम्पोर्टेंट ये है, बेल पिटीशन सबमिट हो गई, उसके बाद आपने, अगर वो बेलेबल ऑफेंस था तो बेल पिटीशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने जस्ट रिमांड पेपर पे ही मुचलकों के ऑर्डर होंगे, आपने वो सबमिट कराने हैं, और वो आपको फ़ौरन बेल ग्रांट कर देंगे। जो ही बेल ग्रांट हो, देन प्रोसीजर क्या है, जो ही बेल ग्रांट हो, उस ऑर्डर के साथ आपने जो मुचलका फॉर्म होता है, जो कि श्योरिटी बॉन्ड, उसके ऊपर अगर श्योरिटीज़ हैं, 2 लोकल श्योरिटीज़, तो नॉर्मली 2 लोकल श्योरिटीज़ अलोंग विद कुछ, अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि हमारे कोई यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ या कोई फ़र्द वग़ैरह अवेलेबल नहीं है, तो देन आप उसको एक एप्लीकेशन देंगे उसी मैजिस्ट्रेट के पास कि सर हम जो है वो सबमिट नहीं करवा सकते कोई भी ऐसी श्योरिटी जिसके अंदर जो बॉन्ड्स या कोई फ़र्द वग़ैरह, तो लिहाज़ा आप कैश श्योरिटी के लिए ऑर्डर करवा सकते हैं। वो कैश श्योरिटी आप जाके बैंक में, नेशनल बैंक में सबमिट करवाएँगे, और देन जो है वो आपने रसीद साल लगा के, और वो पूरा एक प्रोसीजर, वो हम इंशाल्लाह जब बॉन्ड्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वक़्त इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो ही बेल हुई, साथ ही आपने मुचल के फॉर्म सबमिट करवाए, और उसके बाद रोबकार जारी करवानी होती है। रोबकार के अंदर कोशिश ये करें कि जो एड्रेस और जो नेम ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन जो कि बिहाइंड द बार है, या फॉर एग्जांपल वो उसको रिलीज करवाने के लिए जो बेल बॉन्ड है, वो आपने जो है वो कैसे उसके अंदर
जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस चीज़ की तरफ देखें कि वो जो मुचलके सबमिट हुए, उसके बाद जो आपकी रोबकार है, जिसके थ्रू कोई भी बंदा जो बिहाइंड द बार है, जेल में है, उसको रिलीज़ करवाने के लिए वो रोबकार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस रोबकार में कोशिश करें कि एड्रेस और नेम ऑफ द अक्यूज़्ड से और ऑफेंसेस बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे हों जो कि पर्चा रिमांड पे या पुलिस रिकॉर्ड में एंड जुडिशियल फाइल में हो। अदरवाइज़ उस पे ऑब्जेक्शन लग जाता, वो फिर डिले हो जाता है। तो ये वो टेक्निकलिटीज़ हैं, नॉर्मली कोई भी ये चीज़ें डिस्कस नहीं करता, जिसकी वजह से लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं और बहुत सारी जो है वो एम्बिग्विटीज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं और वो जो अक्यूज़्ड पर्सन है उसको 1 आध दिन, 2 दिन, 4 दिन मज़ीद जेल में रहना पड़ सकता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वीकेंड्स हों। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कोशिश ये करें जब आप बेल के लिए आर्ग्यू करने जाएँ, तो कंप्लीट जो स्टोरी है, उसमें नरेशन जो है, चेन ऑफ एविडेंसेस या जो भी चेन है, बेल में वैसे ओवरऑल एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने बहुत सारे केसेस इस चीज़ से रिलेटेड जो हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं हमारी फर्म ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यू जस्ट हैव टू कन्विंस द जज। अगर आप जज को कन्विंस कर पाए, कन्विंस कैसे करेंगे? अगर आप स्टोरी नरेशन में कोई चेन ब्रेक ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अक्रेंस हुई, टाइम ऑफ अक्रेंस अक्रेंस था फॉर एग्जाम्पल आज का, या आज से फॉर एग्जाम्पल हम ये कह दें कि 2 मंथ्स अगो या 3 मंथ्स अगो, आपने 2 महीने का गैप है, डिले है, 1 मंथ का है, इवन 2 डेज़ का भी है, वो भी फैटल हो जाता है कि अगर जो पुलिस स्टेशन तक की आपकी रसाई है, वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डिले चेक करना है, उसके अलावा स्टोरी नरेशन में कितने डेंट हैं, एफआईआर को कोशिश करें बार-बार पढ़ें। जब आप हर दफ़ा एफआईआर को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऑटोमैटिकली जो है वो एफआईआर के अंदर बता दिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर जाते हैं, जो कि फैटल होते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे मेहनत नहीं कर पाते और वहाँ से अपनी बेल सीक नहीं कर सकते एरिया मैजिस्ट्रेट से। मैंने बहुत सारे केसेस जो हैं वो, जिनको लोग कहते थे कि ये हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से ऊपर जो है वो नहीं हो सकती बेल, उनमें हमने एरिया मैजिस्ट्रेट से जो है वो बेल्स लीं। अब उसका तरीकाकार क्या होता है? जो ऑनरेबल जजेस होते हैं, वो कन्विंस कैसे होते हैं? अगर आप उनको हर चीज़ सॉर्ट आउट करके, बेहतरीन स्टोरी नरेट करके अगर आप उनको देंगे, तो अगर आपके आर्गुमेंट्स ऑनरेबल जजेस की जजमेंट्स के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगें, तो यू कैन से आपकी जो ड्राफ्टिंग है, नरेशंस हैं, वो बेस्ट है। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बेल है, अब बेल जब हो गई, फॉर एग्जांपल प्री अरेस्ट बेल थी, तो आपने सेशन से ले ली। अगर पोस्ट अरेस्ट बेल थी, तो वो भी आपने जो भी ट्रायल कोर्ट होती है, वहाँ से आपने ले ली। उस बेल लेने के बाद आपने रोबकार जारी करवाना होता है। मुचलके जमा हो गए, बेल बॉन्ड हो गए, श्योरिटीज़ सबमिट हो गई, उसके बाद आपने रोबकार लेके इन केस ऑफ प्री अरेस्ट बेल आपने वो रोबकार जाके पुलिस स्टेशन में सबमिट करानी होती है, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है। उसके बाद अगर वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो है वो सबमिट हो जाती है, उसके बाद आपको शामिल तफ्तीश होना होता है। वहाँ पे आप पुलिस में जाके अपने आप का जो स्टैंस है उसको क्लैरिफ़ाई करते हैं। अब वो क्लैरिफ़ाई करना आसान कैसे हो जाता है कि अगर आपकी स्टोरी नरेशन ड्यूरिंग बेल आर्गुमेंट्स और बेल के लिए जो पिटीशन आपने बनाई, अगर वो ज़बरदस्त है, उसी से रिलेटेड आप जाके अपने बयान और वो बाकी चीज़ें रिकॉर्ड करवा सकते हैं, उससे वो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्रिमिनल लिटिगेशन में जो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने चेन ऑफ नरेशन जो है, जो भी आपके फैक्ट्स हैं, जो भी मामलात हैं, उनकी चेन को ब्रेक होने नहीं देना। तो एज पर लीगल एक्सपर्ट मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी नतीजे में पहुंच जाएं, लेकिन देखें, आपका काम है आर्ग्यू केस करना बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन स्टोरी नरेटेड होनी चाहिए। जब स्टोरी नरेटेड है ऑलरेडी, उसके बाद आपको उसी स्टोरी को उसी सीक्वेंस के साथ आप अगर कोर्ट में आर्गुमेंट्स करें और साइड बाय साइड आप कोशिश करें कि जो जजमेंट्स नॉर्मली लोग वो बने बनाए ड्राफ्ट में 2 4 6 8 10 जजमेंट्स जो होती हैं वही बार-बार लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं। बाज़ औक़ात कोई जजमेंट आपके हक में होती है, लेकिन आप उसको क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और कोशिश ये करें, जज अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उसको अंडरस्टैंड करो। जो
जो लॉयर्स जजिस की बात को या उसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो उसका बेहतरीन तरीके से आंसर भी दे पाते हैं। तो जो आंसर दे पाएँगे, ऑब्वियसली उसकी बेल ग्रांट हो जाएगी। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी यंग लॉयर के लिए ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने देखें, किसी भी लॉयर की लाइफ में ये सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है कि अगर वो किसी भी केस में वेल इक्विप्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड होके जाए, तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर उसकी स्टोरी नरेशन में कोई डेंट्स नहीं है, तो वो आगे जो भी बड़े से बड़ा लॉयर हो, वो उनसे जो है वो प्रेशर नहीं ले सकता, बिकॉज़ वो अगर वेल प्रिपेयर्ड है। नॉर्मली हमारे यहाँ मामला ये है कि लॉयर्स जो हैं वो ज़रा लेज़ीनेस शो करते हैं प्रिपरेशन में, केसेस में। उसके अलावा केस लॉज़ में कोशिश करें, केस लॉज़ को आपको सर्च करना आना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो जितने भी केस लॉज़ हैं, जस्ट आप लॉ साइट्स हैं बहुत सारी, उसके अंदर जो है वो आप वो सीक कर सकते हैं। वहाँ से आप लॉ साइट्स जो हैं वो वहाँ से जितने भी आपकी फ़ेवर में केसेस हैं। और मेरा आखिरी जो मैं ये अपने जितने भी लॉयर्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लॉयर है उसके लिए लर्निंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप चाहे किसी भी लेवल पे हैं, अगर आप किसी दूसरे इवन यंग लॉयर के सामने भी अगर आप ये देखें कि आप उसने कुछ ऐसी चीज़ की दैट वाज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो आपको चाहिए कि आप उसको टेक अप करें, उस चीज़ को जो है वो एब्ज़ॉर्ब करें, क्योंकि ये चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली मैं इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहूँगा कि आज हमने इस चीज़ को डिस्कस इस तरह से किया कि बेल के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बेल ड्राफ्टिंग, जिसमें स्टोरी नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चेन है, जो भी अकरेंस के अंदर जो चेन ऑफ अकरेंस है, अगर उसके अंदर सीक्वेंस से आप नरेट कर पाए, तो आप अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोशिश ये करें कि नॉर्मली बहुत सारे लॉयर्स इवन जजमेंट्स भी उसमें जो है वो कोट कर देते हैं, जो आपकी फेवर में होती हैं। पाकिस्तान है, यहाँ पे जजमेंट्स जो है वो दोनों साइड पे मिल जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि जब आप आर्ग्यू करने जाएं किसी भी केस के लिए, तो जजमेंट्स को अपने पास रखें। जब आप जजमेंट्स को ड्राफ्टिंग में सबमिट कर देते हैं, तो उसमें होता ये है कि दूसरी तरफ का जो लॉयर है, उसका तोड़ निकाल सकता है। अगर वो मतलब अच्छे से पढ़ने वाले लॉयर हों, तो वो उसका तोड़ निकाल के वो आपके जो जजमेंट्स हैं, उनका जो इफ़ेक्ट है, उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी ड्राफ्टिंग करें, उसमें कुछ पत्ते अपने हाथ में रखें कि जब आप कोर्ट में अपीयर हों, तो आप वहाँ पे जब प्लीड करें केस को, तो दैट वुड बी वेरी एक्सीलेंट। और उसमें एक तो कन्विंसिंग पावर होगी कि आप जज को कन्विंस कर पाएँगे टू गेट योर रेमेडी। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने इवन पीछे खड़े जो क्लाइंट हैं या ऑडियंसेस हैं, उन सबको भी कन्विंस कर पाएँगे। और उससे होता ये है कि आपकी जो इमेज बिल्डिंग, पर्सनैलिटी जो है वो एक लाइक एक ऑर्गनाइज़्ड वे में लोगों के सामने जो है वो आती है। नॉर्मली लोग समझते हैं कि लॉयर जो हैं वो डिसिप्लिन नहीं होते, इर्रेगुलर और बहुत सारे मामला। लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे जो यंग लॉयर्स हैं, ये जो जनरेशन है, इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें लीगल एजुकेशन लोग हासिल करते हैं, टू सम एक्सटेंट, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास लीगल एजुकेशन है। इम्पोर्टेंट ये है, एक तो उनके पास एक्सपोज़र, एक विज़न नहीं है। दूसरा ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कोई जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ़ में। पर्सनैलिटी ग्रोथ जो है वो उसके ऊपर कोई फ़ोकस नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई किसी का फ़ोकस नहीं है। उसके अलावा डिसिप्लिन और वैसे जो हमारी अपीयरेंस है, उसके ऊपर जो है वो फ़ोकस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कि देखें, आपकी पर्सनैलिटी कन्विंसिंग होनी चाहिए, तब आप किसी को इन्फ्लुएंस, अगर आप यूनिफ़ॉर्म में, अगर लॉयर है तो प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में होना चाहिए।
अब अगर एक लॉयर किसी भी कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो इवन सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट से नीचे कोई भी लोअर कोर्ट है या हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में तो ज़रा अभी डिसिप्लिन बेहतरीन है। हाउएवर नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोकल कोर्ट्स जो हैं वो, उनके अंदर जो है वो लॉयर्स इस चीज़ को बॉदर नहीं करते नॉर्मली। इवन कि भई ये जो डिसिप्लिन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, लोअर कोर्ट में भी उतना ही डिसिप्लिन होना चाहिए जितना कि हायर फोरम पे होता है। तो लॉयर्स को अपनी पर्सनैलिटी के साथ-साथ, लीगल एजुकेशन के साथ-साथ ये सारी चीज़ें जो कि कनेक्टेड हैं किसी भी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी के साथ, तो अगर आप किसी भी केस में इवन देखें, जो अल्टीमेट डिसीजन है वो ऑनरेबल जजेस और जस्टिसेस ने करना होता है। आपका काम है एक बेहतरीन तरीके से किसी भी, चाहे इवन वो बेल है, चाहे वो कोई सिविल केस है, चाहे वो प्रोटेक्टिव बेल है, व्हाटएवर, कोई रिट है, कोई अपील है, व्हाटएवर कोई भी केस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने अपने जो भी क्लाइंट हैं, उनकी जो जितनी भी उनसे रिलेटेड स्टोरी है, स्टोरी नरेशन है, फैक्ट्स हैं, कोई भी आर्गुमेंट्स हैं, यू मस्ट बी बीइंग ए लॉयर, यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड कि कल को ऑनरेबल जस्टिसेस में से या ऑनरेबल जजेस में से कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे आप, जब आप कोर्ट में अपीयर हों, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब मैं कोर्ट में अपीयर हूं, तो जितना मेरे क्लाइंट को पता है उससे ज्यादा मुझे पता होना चाहिए, और जो मुझे पता है वो मुझे ऑनरेबल कोर्ट को, ऑनरेबल जजेस को कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए कि हाउ आई हैव टू कन्विंस द जजेस, कि अगर मैं कन्विंस कर पाऊंगा, इट मींस कि जो मैंने क्लाइंट से डिक्टेशन ली या उससे जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स रिकॉर्ड किए, जो मैंने उनसे बात सुनी, जो मैंने स्टोरी नरेट की एप्लीकेशन में, वो स्टोरी मैं डिलीवर कर पाया हूं कि नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि नॉर्मली लॉयर्स बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो उनकी पर्सनैलिटी भी होती है, हाउएवर वो डिलीवर नहीं कर पाते। जब आप कोई भी चीज़ जजेस को या इवन ऑनरेबल कोई भी जस्टिसेस को जो है वो कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएँगे, आर्गुमेंट्स डिलीवर नहीं कर पाएँगे, प्रेशर ले जाएँगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप अच्छे से जो है वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाएँगे, तो आप जो है वो केस लूज़ कर सकते हैं। चाहे आपका केस जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप डिलीवर नहीं कर पाएँगे तो आप उसको जो है वो 100% जो है वो रिलीफ नहीं ले सकते। तो लिहाज़ा अब इन शॉर्ट, लीगल एजुकेशन, ड्राफ्टिंग और बाकी सब चीज़ें जो कि एक्चुअल हमारी कनेक्टेड हैं ड्राफ्टिंग्स और प्रोसीजर से रिलेटेड, उनके साथ-साथ ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी ग्रोथ है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं एज़ कंपेयर टू जो लीगल एजुकेशन है। तो एज़ पर टुडेज़ लेक्चर, मैं ये कहना चाहूँगा, इफ वी फाइनली कंक्लूड दिस लेक्चर, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले बेहतरीन ड्राफ्टिंग सीखें। उसके साथ-साथ उस ड्राफ्टिंग में किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, वो हम इंशाल्लाह अभी हमारी नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स की सीरीज़ है पूरी, जिसके अंदर हम पूरा क्रिमिनल ट्रायल, सिविल ट्रायल्स और बाकी डिफरेंट जो है वो स्पेशल कोर्ट्स के ट्रायल्स और उनके बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो आज हम इस चीज़ को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।